आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं ये वीडियो हमारी DBBB PRT एग्ज़ाम 2023 सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें हम पेडागोगी एंड CDP से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। और इससे पहले भी कई सारी वीडियो आ चुकी हैं सीरीज़ में। आई होप अगर आपने वो चीज़ पहली बात तो सारी वीडियो देख रखी होंगी। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप बड़ी ही आसानी से हमारी पिछली सारी प्रैक्टिस वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें हम पेडागोगी और CDP से रिलेटेड डेली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर जाकर @पेडाक्विज नाम से ये ग्रुप सर्च करना है। उस पर हम डेली रात को 9 बजे 10 क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस का एक अंदाज करते जाएं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, और जहां कहीं भी आपको कमी मिले उसको आप बेहतर करते जाएं। और इस ग्रुप की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराई है, वहाँ पे जाके भी आप आसानी से इस ग्रुप तक जा सकते हैं। तो चलिए, पिछली वीडियो में हमने आपको एक बोनस क्वेश्चन दिया था, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, और कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा उन सारे रिप्लाई को देखकर। तो चलते हैं हमारे कल के बोनस क्वेश्चन को और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक्सपल्सन स्टेज किससे संबंधित है। आपकी थोड़ी नॉलेज को मैं रिकैप करना चाहूँगा कि एक्सपल्सन स्टेज है वो जन्म की अवस्था से संबंधित है। ठीक है, जन्म के जो चरण होते हैं उनसे संबंधित है। अगर मैं आपको और डीपली टच करूँ तो जन्म के कितने चरण हैं, वो 4 चरण हैं। ठीक है, अगर मैं उन चरणों के नाम बताऊं तो पहला है डायलेशन, दूसरा है एक्सपल्सन, तीसरा टोटल एक्सपल्सन और फोर्थ रिकवरी। तो जो एक्सपल्सन स्टेज है वो आपकी है बच्चे के जन्म से संबंधित। तो इन अवस्थाओं पे मैं डिटेल वीडियो आपके साथ लाऊंगा ज़रूर। इनको देखकर आप अपने एकदम नॉलेज को पक्का कर लेंगे, और उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी मैं उसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज के पहले क्वेश्चन से कि यूजिंग रेलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स। रेलिया का क्या मतलब है लैंग्वेज क्लास में। ये हमारा प्रीवियस ईयर PYQ है, जो आपके आई थिंक चंडीगढ़ PRT में आया था। तो आपको बताना है कि रेलिया किससे संबंधित है। क्या वो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर लर्नर है, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट है, रियल ऑब्जेक्ट है टीचिंग एड्स है, इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड्स लर्निंग के बारे में। इसका जो सही आंसर है वो रियल ऑब्जेक्ट है टीचिंग एड्स। मतलब क्लास में उन सारी चीज़ों को आपको एज अ टीचिंग एड यूज़ करना है जो आपको लगे कि बच्चे के विकास में सहायक होंगे। अगर आप कोई टॉपिक या भाषा से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको क्लास में उपस्थित सारी चीज़ों का उपयोग करना है जिससे बच्चा सीख सके। इसके बारे में रेलिया है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि ICT इनमें से फुल फॉर्म क्या है ICT का। तो ये सभी जानते हैं कि ICT का इन सभी में क्या फुल फॉर्म है। आप सभी ने ICT के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ पढ़ा है। तो इसका मैं सीधा सही उत्तर बताता हूँ। इसका वो आंसर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बताना है कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एज अ टीचर इन द क्लासरूम यू हैव नोटिस्ड दैट वन चाइल्ड हैड सम रीडिंग डिसऑर्डर, इट इज़ एसोसिएटेड विथ। तो मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूंगा कि एक अध्यापक के रूप में अगर आपकी कक्षा में आप देखते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जिसे कहीं ना कहीं रीडिंग डिसऑर्डर है, तो इनमें से आप उसे किसके साथ संबंधित करेंगे। क्या वो डिस्ग्राफिया है या डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है। तो इसका आंसर है सबसे पहले डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फोकस वर्ड है वो है रीडिंग डिसऑर्डर। अब मैं बाकी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ है डिस्ग्राफिया, यहाँ बच्चे को लिखने में राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर बात करें डिस्कैल्कुलिया की, यहाँ मैथ के कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है बच्चे को, गणितीय तर्कगणनाएँ करने में दिक्कत आती है। डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो ये फाइन मोटर स्किल डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं फाइन मोटर यूज़ करने में उसको दिक्कत आती है। तो ये आई होप कि आपने बाकी ऑप्शन की जो मैंने डिटेल बताई है उनको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 कहता है कि टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम नहीं होता। स्टेटमेंट 2 कहता है कि यह अक्सर पुरुषों को होता है। तो इसके बारे में हम अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें बिल्कुल X क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या ये अक्सर पुरुषों को होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, मेल फीमेल की अगर बात करें तो XX उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड है कोई फीमेल तो उसमें आपका एक X ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये X नहीं होगा।
उसमें केवल एक ही एक्स होगा। तो ये टर्नर सिंड्रोम फीमेल को ही होता है, मेल को नहीं होता है। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहें कि RFID क्या है, तो क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, या वो रेडियो फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन है, रैंडम फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, या रैंडम फ्रिक्वेंसी इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी अपना PYQ है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RFID। इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका मोस्टली यूज आपने टेक्नोलॉजी सुनी होगी IVF के थ्रू जो प्रेगनेंसी के बारे में आपने पढ़ा है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्लाइनफिल्टर इज़ एन फिजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है और वो केवल फीमेल को होता है। तो वही सेम है क्लाइनफिल्टर। यहाँ अंतर कितना है, तो सबसे पहले इसका आंसर अगर मैं आपको दूँ तो क्लाइनफिल्टर इज़ एन सेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, अब क्लाइनफिल्टर क्या है, इसमें आपने ये केवल मेल को होता है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली मेल के एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स चला जाता है, इसमें एक एक्स आपका बढ़ जाता है। तो ये वाला जो आपको एक्स दिख रहा है ये एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहते हैं एक छात्र द्वारा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नई परिस्थिति में समस्या को हल करने की क्षमता कहलाती है। क्या वो एनालिसिस कहलाती है, एप्लीकेशन कहलाती है, सिंथेसिस कहलाती है, नॉलेज कहलाती है। तो इसका सही आंसर आई होप कि सबको पता चल गया होगा। इसका आंसर है वो है एप्लीकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किस अवस्था में स्वयं प्रेम की भावना प्रबल होती है। कुछ क्वेश्चन हमारे फैक्चुअल बेस हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो जन्म से 2 वर्ष। अब आपको करना ये है, जितनी भी एज स्लैब मैंने दे रखे हैं आपको इन सारे एज स्लैब के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स से लिखने से क्या होगा, आपकी बार बार जब चीज़ों को आप रिकॉल करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा अच्छी पकड़ बना के रखेंगे। इससे आपको आपके एग्ज़ाम में चीज़ों को बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको एज स्लैब के हिसाब से नीचे देना है कि किस एज स्लैब को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल डिसीज़ के नाम से हीमोफीलिया को जानते हैं। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहता है इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। तो अगर रॉयल डिसीज़ की बात करें तो हीमोफीलिया को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में ये डिसीज़ देखने को मिली थी कई पीढ़ियों तक। तो रॉयल डिसीज़ के नाम से हीमोफीलिया को जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। लेकिन इसमें रंगों की पहचान नहीं हो पाती है, मतलब इसमें रंगों से रिलेटेड कोई काम नहीं है कि आप रंगों को नहीं समझ पाते हैं, वो है आता है कलर ब्लाइंडनेस के अंतर्गत। ठीक है, अगर रॉयल डिसीज़ या हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो हमारे यहाँ जब कहीं कट लग जाता है तो ब्लड की बाहर निकलता है तो थोड़े समय के बाद उसमें क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, इससे एक रक्त का थक्का बोलते हैं। बट अगर हीमोफीलिया से अफेक्टेड कोई पर्सन है तो उसकी क्लॉटिंग बनेगी ही नहीं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून बहेगा और उस खून बहने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन एवोल्यूशन इज असेसमेंट फॉर लर्नर वाइल लर्निंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग, या एंड टर्म एवोल्यूशन, या पीरियड कंडक्ट ऑफ एग्जाम। इसका आपने कंटिन्यूस कंप्रीहेंड एवोल्यूशन को आपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित चीज़ पढ़ी होगी, जो इसका हिंदी अनुवाद है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को आप पढ़ाते सिखाते जाएँ, साथ में उसका असेसमेंट भी करते जाएँ कि कहाँ उसे दिक्कत हो रही है और कहाँ वो बेहतर करता जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो असेसमेंट ऑफ लर्नर व्हाइल लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फोंटालिस क्या है। क्या ये बच्चे के मस्तिष्क पर आघात है, बच्चे की मंदता, बच्चे के शारीरिक आघात, बच्चे के सिर का गड्ढा। तो फोंटालिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके DSSB का PYQ है। तो आपको बताना है कि इनमें चारों में से फोंटालिस हम किसको कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बच्चे के सिर का गड्ढा। अब क्या होता है, जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसका सिर का जो टोन का पार्ट होता है, मान लीजिए हमारा सिर है तो यहाँ जो पार्ट होता है वो बहुत मुलायम होता है स्टार्टिंग में, बर्थ के जस्ट बाद। धीमे धीमे वो टाइम पीरियड के साथ वो गड्ढा मसल्स उसकी मजबूत होती जाती हैं। तो इस गड्ढे को ही क्या नाम दिया गया है, फोंटालिस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेली स्केल इज फॉर। बेली स्केल में से किससे संबंधित है, अडल्ट से, एडोलसेंस से, चाइल्डहुड से, इन्फेंट से। तो बेली जो स्केल है वो आपकी इन्फेंट का विकास को मापने के लिए है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन 1 वातावरण परिपक्वता से हुए परिवर्तन के समय को हिला सकता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि परिपक्वता का संबंध बुद्धि से होता है।
तो आपको बताना ये है कि मैच्योरिटी क्या वातावरण से थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, और स्टेटमेंट 2 को आपको सही प्रूव करना है कि परिपक्वता का संबंध क्या वृद्धि से है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों? अब आई होप कि आपको स्टेटमेंट 2 तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का स्टेटमेंट 1 पे थोड़ा बहुत डाउट होगा कि वातावरण का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिपक्वता का नॉर्मल संबंध हेरिडिटी से माना जाता है, और हमने ये जाना है कि हेरिडिटी पर एनवायरनमेंट का कम इफेक्ट पड़ता है या पड़ता ही नहीं है। बट यहाँ परिपक्वता को देखें कि कई बच्चे वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, वैसे परिपक्वता अपने समय अनुसार आ जाती है, बट हम उसको कुछ मायनों में डिले भी कर सकते हैं। ठीक है, कई माँ आपने देखा होगा जो चाय बागानों में काम करती हैं, वो अपने बच्चों को, जो नॉर्मली बच्चा क्या है 9 से 12 महीने के बीच में चलना शुरू करता है, लेकिन वो अपने बच्चे का चलना और डिले कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बागानों में काम करना होता है, तो वो बच्चे को उतना समय नहीं दे पाती हैं चलाने की प्रैक्टिस कराना, और वो चाहती हैं कि बच्चा थोड़ा लेट चलना सीखे ताकि वो आसानी से अपना काम कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जिन पेरेंट्स के पास भरपूर समय होता है, तो वो बच्चों का जल्दी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है वो आपका बोथ। अगले क्वेश्चन की साइड जाएं तो अगला क्वेश्चन कहता है गैसल के सिद्धांत की आलोचना का बिंदु बताइए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गैसल ने परिपक्वता पर सिद्धांत अपना दिया था, और उनका जो आलोचना का बिंदु था वो था, उन्होंने कहा था कि सभी में परिवर्तन एक समय आते हैं, जो उनकी बाद में आलोचना का कारण बना। हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 में आरंभ में बच्चा एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि विकास बाइलेटरल टू यूनिलेटरल प्रिंसिपल है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन बोथ इज करेक्ट। अब यहाँ इस वर्ड का मान ये है कि स्टार्टिंग में बच्चा अपने दोनों हाथों से कोऑर्डिनेशन करता है, धीमे धीमे आते हैं उसका माइंड का लेटरलाइजेशन होता है, और वो अपने या तो वो राइट हैंडेड बनता है या लेफ्ट हैंडेड। तो आज की वीडियो का हमारा बोनस क्वेश्चन जो आपको करके आना है और हमें आंसर कमेंट बॉक्स में देना है वो है एमिनोसेंटेसिस टेस्ट करवाते हैं जन्म के पूर्व, जन्म के बाद, 2 साल के बच्चे का, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका बोनस क्वेश्चन। आई होप कि सभी आप इसका आंसर देंगे, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि ये हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूज़फुल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।